डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बीट्स और ये हमारे चैप्टर 8 वेव्स जो है उसका छठा टॉपिक है। इसे भी आपने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली शॉर्ट क्वेश्चन तो एमसीक्यूज तो हर टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये आप फिगर में आपको इसमें मुख्तलिफ ट्यूनिंग फोक्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, ये ट्यूनिंग फोक्स मुख्तलिफ साइजेस के हैं, तो इसका मतलब है कि हर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दूसरे से मुख्तलिफ है। अब ट्यूनिंग फोर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये हम कॉलेज या स्कूल की लैब्स में इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम मज़ीद के बीट्स के बारे में मज़ीद जानें, हम एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो का ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको दो ट्यूनिंग फोर्स दिखाए जा रहे हैं। पहले मैं एक ट्यूनिंग फोर्क को प्ले करूंगा। अभी आपने 250 हर्ट्ज की आवाज़ सुनी। अभी दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की 238 हर्ट्ज की है। अब मैंने दोनों को इकट्ठा प्ले किया तो आप देखें आवाज़ कभी ऊंची हो रही है, कभी मध्यम। तो ऐसी आवाज़ को हम बीट नोट कहते हैं। तो कि जब भी आप क्या करते हैं, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स को लेते हैं, और जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड एक डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हो तो उनमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिसका एम्पलीट्यूड पीरियोडिकली वेरी कर रहा होता है, यानी कभी कहीं पे आवाज़ मैक्सिमम होती है, कभी मिनिमम हो रही होती है। तो ऐसी आवाज़ को बीट कहते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं, द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ साउंड बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लाउडनेस आर कॉल्ड बीट। और बीट्स कब प्रोड्यूस होती हैं? जब दो वेव्स जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो और वो सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हो। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज। इसे मैं ट्यूनिंग फोर्क ए कह देता हूँ और ये इसकी साउंड वेव है। अब मैं दूसरा ट्यूनिंग फोर्क बी लेता हूँ, इसकी भी फ्रीक्वेंसी हम कितनी ले लेते हैं, 32 हर्ट्ज, और ये इसकी भी साउंड वेव है। अगर आप नोटिस करें तो दोनों की साउंड वेव एग्जैक्टली एक जैसी हैं। अब दोनों का सेम टाइम पे अगर यहाँ पे आप देखें, सेम टाइम पे क्रस्ट है, सेम टाइम पे ट्रफ है, तो लिहाजा जब मैं इन दोनों ट्यूनिंग फोर्स को इकट्ठा प्ले करूंगा तो जाहिर है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है, तो हमें बीट नोट नहीं प्रोड्यूस होगी। बीट्स तो तब प्रोड्यूस होती हैं जब दोनों साउंड की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो तो इनकी इंटरफेरेंस होती है और जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी, यानी कि क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ होने की वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और आप ये मिलेगी। और नोट करें कि जो रिजल्टेंट साउंड है इसका जो एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट है, यानी कि आप जो आवाज़ सुनेंगे वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि कभी आवाज़ मध्यम हो रही है या कभी जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो आपको एक ही एम्पलीट्यूड की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर हम क्या करें, ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी को 32 हर्ट्ज ही रहने दें, लेकिन ट्यूनिंग बी की फ्रीक्वेंसी को हम कम कर दें। ऐसा हमेशा से कर सकते हैं कि हम इसके प्रोंग के ऊपर प्लास्टिसिन या कोई भी लोड लगा सकते हैं या कि इसके एक प्रोंग को हैवी कर दें। अब याद रखिएगा, जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होती है उसके प्रोंग्स के मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो लिहाजा जब इसके प्रोंग्स का मैस बढ़ जाएगा तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम होगी। लिहाजा अब ट्यूनिंग फोर्क बी की जो फ्रीक्वेंसी है अब वो 32 हर्ट्ज से कम होकर लेट्स सपोज 30 हर्ट्ज होगी और इसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह होगी। अब नोट करें कि पहले जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी तो इनमें क्रस्ट और ट्रफ एग्जैक्टली सेम लाइन में अलाइन थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप नोट करें तो लाजमी नहीं है कि क्रस्ट के नीचे आपका क्रस्ट हो या ट्रफ के नीचे आपका ट्रफ हो। अब ये ऐसा इसलिए हुआ है कि अब ट्यूनिंग फोर्क बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली चेंज हो चुकी है, लेकिन स्टिल अगर आप ये लाइन एक्स को देखें या लाइन वाई को देखें या लाइन जी को देखें, तो एक्स के ऊपर अगर आप देखें तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट है, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। पॉइंट वाई के ऊपर देखें,
कि ट्यूनिंग फोर्क ए का ट्रफ है जबकि ट्यूनिंग फोर्क बी की का क्रस्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो इसके रिजल्टेंट में आपको मिनिमम साउंड मिलेगी। और अगर आप पॉइंट जी पे देखें तो दोबारा क्रस्ट से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और आपको लाउड साउंड सुनाई देगी। तो अगर मैं इसकी रिजल्टेंट वेव प्लॉट करूँ तो ये कुछ इस तरह की है कि पॉइंट एक्स के ऊपर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से लार्ज एम्पलीट्यूड मिल रहा है, पॉइंट वाई के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वेव्स कैंसिल कर देंगी, आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी या मिनिमम आवाज़ सुनाई देगी। और पॉइंट जी के ऊपर दोबारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो आपको लाउड साउंड सुनाई देगी। तो अब अगर आप सुनोगे तो आपको आवाज़ मैक्सिमम से जीरो, जीरो से फिर मैक्सिमम, यानी कि अब आवाज़ आपको कांस्टेंट लाउडनेस की सुनाई नहीं देगी, इसकी लाउडनेस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के दरमियान वेरी करेगी और ये पीरियोडिकली वेरी करेगी। अब क्योंकि आपने देखा कि ये जो दोनों ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 32 है दूसरे की 30, तो इनका जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है यानी डेल्टा एफ वो 32 माइनस 30 यानी कि 2 हर्ट्स है। तो ये जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी ये आपके पास 2 हर्ट्स होगी। अगर आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स है तो जो टाइम पीरियड होगा बीट्स का, क्योंकि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो ये आपके पास क्या होगा 1/2 सेकेंड। तो मीन्स कि आप एक दफ़ा ऊंची आवाज़ सुनोगे यहाँ पे, तो जब दूसरी दफ़ा ऊंची आवाज़ सुनोगे तो इनके दरमियान जो टाइम होगा ये 1/2 सेकेंड होगा। अब दो ऊंची आवाज़ों के बीच में पॉइंट वाई के ऊपर आपको मिनिमम साउंड सुनाई देगी, तो लिहाजा क्योंकि जो पॉइंट वाई पे मिनिमम साउंड है ये एक्स और वाई जहाँ पे आपको जो मैक्सिमम लाउडनेस मिल रही है इनके बिल्कुल मिडल में है, तो लिहाजा मैक्सिमम से मिनिमम तक का जो टाइम होगा वो 1/2 सेकेंड का हाफ यानी कि 1/4 होगा। तो आप मैक्सिमम साउंड सुनोगे 1/4 सेकेंड के बाद मिनिमम साउंड सुनोगे फिर 1/4 सेकेंड के बाद आप मैक्सिमम साउंड सुनोगे। और ये जो रिजल्टेंट वेव है सी, इसको हम कहते हैं बीट नोट। लिमिटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। अब याद रखिएगा कि अगर आप बीट्स को क्लियरली सुनना चाहते हैं तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी को लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज होना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि जब हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग को उस आवाज़ को प्रोसेस करने में 0.1 सेकेंड लगते हैं। तो कोई सी दो आवाज़ों में फ़र्क करने के लिए आपको उन दो आवाज़ों में टाइम डिफरेंस कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, यानी कि टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड। तो लिहाजा अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ 1/t शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/0.1 है। अब आप नोटिस करें कि ये साइन पहले ग्रेटर देन इक्वल था, अब ये लेस देन इक्वल हो गया। ऐसा इसलिए है कि अगर ए बी से ग्रेटर हो तो जो उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं 1/a ये 1/b से लेस हो जाता है। अब ये जो 1/, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/t इज लेस देन 1/0.1 जो है वो 10 के इक्वल होता है, और ये जो 1/t है ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज। और ये जो हम रिजल्ट चाह रहे थे ये हमारा ऑब्टेन हो गया कि बीट फ्रीक्वेंसी को 10 हर्ट्ज या उससे कम होना चाहिए अगर आप क्लियरली बीट्स को सुनना चाहते हैं। अगर इससे ज़्यादा जितना बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना बीट्स तो प्रोड्यूस होंगी पर उनमें फ़र्क करना मुश्किल होता जाएगा। ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे घर में जो बल्ब है, ये जो रूम में बल्ब लगे हुए हैं इनको हमने एसी करंट प्रोवाइड करते हैं, और जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है एक सेकंड में 100 दफ़ा ऑफ होता है, लेकिन इतना जल्दी ऑन ऑफ होता है तो हमें ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली ऑन है, क्योंकि हमारा दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। अब यूज़ क्या है बीट्स का? बीट्स को हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास कोई गिटार है, ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक गिटार है और हम इसको ट्यून करना चाहते हैं, वायलिन हो या गिटार हो। तो अब
अगर आप इसकी किसी स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना चाहते हैं या किसी गिटार की एक गिटार को दूसरे गिटार की स्ट्रिंग के साथ जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? लेट्स सपोज एक इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं स्टैंडर्ड ले लेता हूँ और ये वो है जिसको आपने ट्यून करना है। तो आप क्या करो, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा प्ले कर दो। जब आप दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को इकट्ठा प्ले करोगे तो अगर तो इनकी फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस हुआ तो क्या होगा, बीट्स प्रोड्यूस होंगी। और आप फिर यहाँ पे जो पैग्स लगे होते हैं इन पैग्स की मदद, पैग्स को टाइट करोगे या लूज करोगे ताकि इस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर सको, एडजस्ट कर सको, और तब तक करते रहोगे जब तक बीट्स खत्म ना हो जाए। जैसी बीट्स खत्म होगी इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स और इस इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो चुकी है, तो इस तरह आपका इंस्ट्रूमेंट ट्यून हो जाएगा। तो इस बात को हम इंग्लिश में ऐसे कहते हैं कि वन कैन यूज बीट्स टू ट्यून अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज वायलिन और पियानो, कि कोई भी इंसान एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वायलिन या पियानो को ट्यून कर सकता है बाय बीटिंग अ नोट अगेंस्ट द नोट ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी, कि आप किसी भी नोट को किसी ऐसी आवाज़ के साथ प्ले करें जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम हो। द स्ट्रिंग्स कैन देन बी एडजस्टेड टू द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी बाय टाइटनिंग और लूजिंग इट अंटिल नो बीट्स आर हर्ड। तो आप स्ट्रिंग को टाइट या लूज करके उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक बीट्स खत्म ना हो जाए। अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने के लिए ये एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और ये डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आप इस वीडियो को देखें और आई होप कि ये वीडियो आपको मज़ीद बेहतर एक्सप्लेन करेगी बीट्स के कॉन्सेप्ट को। So let's start with just a 440 hertz tone. And then a 441 hertz tone. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने एक 440 हर्ट्ज की टोन सुनी और एक 441 हर्ट्ज की टोन सुनी। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि इन दोनों टोन में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी नहीं कर रहा। तो अभी क्या करेगा कि ये दोनों जो टोन है इनको इकट्ठा प्ले करेगा, क्योंकि अब दोनों की फ्रीक्वेंसी में 1 हर्ट्ज का डिफरेंट है, तो इस तरह आपको एक बीट सुनाई देगी जिसकी बीट फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज। And then let's play those two frequencies together. What you hear is called the beat frequency. The equation for the beat frequency is the absolute value of the difference between the two frequencies, which is why this beat frequency is 1 hertz or 1 cycle every second, and this beat frequency is 2 hertz or 2 cycles every second. And then 3 hertz and so on. Now that you know what beat frequencies sound like, let's make sure you know why beat frequencies happen. When two sinusoidal frequencies are close to one another in frequency, their two wave patterns look like this. Actually, let's overlap the two waves to better understand how the wave interference works. Hopefully you can see that the two waves alternate between being in phase and therefore constructively interfering with one another to create a larger amplitude, and then being out of phase and therefore destructively interfering with one another to create a... अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो दोनों साउंड्स हैं, ठीक है, तो इनमें स्लाइटली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। एक साउंड को हमने ब्लू वेव से रिप्रेजेंट किया, एक को हम रेड पे। अब अगर इस पॉइंट पे आप देख करें तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एक क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रहा है, तो लिहाजा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो यहाँ पे आपको लार्जर एम्पलीट्यूड का सिग्नल मिल रहा है। इसके मुकाबले में अगर आप इस पॉइंट को कंसिडर करो तो रेड का क्रस्ट है और ब्लू का ट्रफ है, तो इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगेन इसी तरह अगर आप यहाँ पे नोटिस करें
तो यहाँ पे भी कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो लिहाजा कि जब ये स्लाइड डिफरेंस की वजह से कुछ पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कुछ पे डिस्ट्रक्टिव। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, क्रस्ट पे क्रस्ट फॉल करता है, वहाँ पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की आवाज़ सुनाई देती है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ पे मिनिमम। और बाकी जो पॉइंट्स पे जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होता है। तो इसलिए जो बीट नोट होती है इसकी जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से। कभी आपको आवाज़ मैक्सिमम लाउडनेस की सुनाई देती है, कभी मिनिमम, और बाकी ड्यूरेशन में इन दोनों के बीच में लाउडनेस रहती है। Smaller amplitude. When this happens, the amplitude of the two combined waves increases and decreases at the beat frequency, and that is why you hear beats. We can go back to the original example I had you listen to and show you the waveform for one beat. You can see the waveform for one beat has the same shape as the black wave, which is the superposition of the two waves close to one another in frequency. Again, because both waveforms show beat frequency. The top wave is the audio recording of beats, and the bottom wave is an ideal representation. A practical application of this is that beats are a useful way to tune some musical instruments. For example, on a guitar, the fourth harmonic of the low E string is at the same frequency as the third harmonic of the A string. So this is the E string, and this is the first harmonic on the E string. This is the second harmonic on the low E string. And just so you know, I am holding my finger gently. अब इस एग्जाम्पल में वो क्या करेगा कि एक ही गिटार की दो स्ट्रिंग की आवाज़ों को ट्यून करेगा, यानी कि वो क्या करेगा कि दो स्ट्रिंग्स की साउंड्स को वो सेम फ्रीक्वेंसी पे करने की कोशिश करेगा। जब इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा तो इनको प्ले करेगा तो बीट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कभी आवाज़ का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कभी कम होगा। लेकिन जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी तो फिर बीट्स क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। On the string and not pushing down to create a node at this point and to force a harmonic at this point. So this is the second harmonic, the third harmonic, and the fourth harmonic on the low E string. And this is the A string, so this is the first harmonic on the A string, this is the second harmonic on the A string, and the third harmonic on the A string. Therefore, when you play the fourth harmonic on the low E string and the third harmonic on the A string, you should not hear any beats because the two are in tune with one another. However, if one of the strings is slightly out of tune, then what you hear is beats. And what you can do is you can then adjust the frequency so you no longer hear beats and the two are in tune with one another. One more time. So again, if one of the strings is slightly out of tune with the other one, you hear beats, and what you can do is adjust the frequency so you no longer hear beats and the two are in tune with one another. A practical application of beat frequency. Thanks for learning with me. Thank you very much, students.